हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शशांक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल एसके ट्यूटर्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स अब पढ़ी जाती है क्लास 11th में। तो बेसिकली ये वीडियो है क्लास 11th के इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए। तो इकोनॉमिक्स हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ी, 10th क्लास में भी पढ़ी। बेसिकली वहाँ पर हमने थोड़ा सा बेसिक जाना कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। पालमपुर विलेज वाली स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी ही होगी। तो अब हम एक तरीके से यहाँ से ना ABCD स्टार्ट होती है इकोनॉमिक्स की। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो इकोनॉमिक्स समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि इकॉनमी क्या है। जानते हैं कि भाई इकॉनमी के बारे में बात करते हैं, जैसे बोलते हैं कि इंडियन इकॉनमी बहुत अच्छी है, पाकिस्तान की इकॉनमी थोड़ी वीक है और अमेरिकन इकॉनमी और भी अच्छी है, वहाँ पर और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो बेसिकली ये इकॉनमी है क्या? इकॉनमी भाई यही है। इकॉनमी एक ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ पर लोग रह के काम करते हैं और अपनी लिविंग को अर्न करते हैं। ये बात क्लियर है? तो भाई जैसे मैथ्स एक सब्जेक्ट है, हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं। मैथ्स क्यों पढ़ते हैं? मैथ्स पढ़ते हैं वहाँ पर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, है ना। हम प्रॉफिट लॉस सीखते हैं, हम परसेंटेज सीखते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं मैथ्स में। ऐसी इकॉनमी है। तो इकॉनमी में हम क्या सीखते हैं? इकॉनमी में हम पढ़ेंगे कि भाई डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, रिसोर्सेज क्या होते हैं, और जो डिमांड है उसको मीट कैसे कराया जाए, उसको फुलफ़िल कैसे कराया जाए। जो इतने सारे रिसोर्सेज हैं हमारे पास, वैसे रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड होते हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज को बेस्ट यूज़ कैसे किया जाए ताकि वेस्टेज ना हो और सब लोगों की जो डिमांड है वो भी फुलफ़िल हो जाए। तो इकॉनमी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, या कह सकते हैं एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इकॉनमी जैसे कि मैथ्स आपको पता है कोई 2-4 दिन में तो नहीं सीख जाता। मैथ सीखने के लिए एक प्रैक्टिस चाहिए, टाइम लगता है धीरे धीरे। पहले बेसिकली हम काउंटिंग सीखते हैं, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काफ़ी साल लग जाते हैं मैथ सीखने में। ऐसे इकोनॉमिक्स भी जो है वो रातों रात नहीं आ जाती। उसमें हमें धीरे धीरे समझना पड़ता है कि इकॉनमी क्या है, उसके टूल्स क्या क्या हैं, वो काम कैसे करती है। तो इसीलिए सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कि इकॉनमी है क्या और कैसे काम करती है। तो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन तो डिस्कस कर ही ली कि इकॉनमी क्या होती है। इकॉनमी एक ऐसा अरेंजमेंट है जो लोगों को रहने के लिए और उनकी लिविंग अर्न कराने के लिए प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। एक ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ लोग रहकर काम करते हैं और अपनी लिविंग को अर्न करते हैं। फिर कोई भी अगर इकॉनमी होगी तो इकॉनमी ऐसे ही नहीं बन जाएगी कि भाई कुछ भी करने लगे और वो इकॉनमी बन गई। इकॉनमी में 3 काम होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले प्रोडक्शन। जब कुछ सामान बनेगा तभी तो इकॉनमी स्टार्ट होगी भाई। जब प्रोडक्शन होगी, फैक्ट्री लगेगी, लोग वहाँ काम करने जाएंगे, वहाँ उनको पैसे कमाएंगे, अर्न करेंगे, सामान बनेगा। सामान क्या बनेगा? जो लोग डिमांड करते हैं। भाई लोग डिमांड करेंगे तभी प्रोडक्शन होगी। तो प्रोडक्शन एक फर्स्ट स्टेप है सबसे पहले इकॉनमी को स्टार्ट करने का। यहाँ से स्टार्ट होती है इकॉनमी। तो बहुत ज़रूरी प्रोसेस है किसी भी इकॉनमी को स्टार्ट करने के लिए प्रोडक्शन। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है प्रोडक्शन। दूसरा कंजप्शन। अब प्रोड्यूस करके रखना थोड़ी है, उसको कंज्यूम भी तो करेंगे। अगर सब साधु बाबा बन जाएंगे, सब कहेंगे कि भाई हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो फिर कैसे चलेगी इकॉनमी? फिर तो कोई अर्न नहीं करेगा, कोई खर्च नहीं करेगा, इकॉनमी बैठ जाएगी। तो कंजप्शन होना भी बहुत ज़रूरी है इकॉनमी के लिए। तीसरी चीज़ इन्वेस्टमेंट, कि जिसके पास सरप्लस अमाउंट है, सरप्लस मनी है, वो मार्केट में इन्वेस्ट करे और उससे अर्न करे, इंटरेस्ट कमाए और प्रॉफिट कमाए। तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है किसी भी इकॉनमी का। सॉरी। अब बात आती है वाई स्टडी इकोनॉमिक्स। क्यों पढ़े इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है? इकॉनमी पढ़ना बहुत ज़रूरी है और सबसे बड़ा रीज़न है उसका स्कैरसिटी। स्कैरसिटी यहीं से जड़ होती है इकोनॉमिक्स की, यहीं से शुरुआत होती है इकोनॉमिक्स की। स्कैरसिटी का मतलब होता है लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। मतलब डिमांड के रिलेशन में हमेशा सप्लाई कम पड़ती है। भाई आप लोगों की डिमांड कभी फुलफ़िल होती है?
नहीं होती ना, एक पूरी होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी पूरी होती है तीसरी आ जाती है। तो डिमांड कभी भी कंप्लीट नहीं होती और हमेशा जो सप्लाई है उसके रिलेशन में कम ही रहता है। भाई किसी के पास 500 रुपये हैं तो वो भी सोचेगा कि मेरे पास भाई 100-200 और होते तो मैं ये काम भी कर लेता। किसी के पास 5000 हैं तो वो भी सोचता कि मेरे पास 2-4 हज़ार और होते तो मैं ये भी काम कर लेता। किसी के पास 50,000 हैं तो वो भी यही सोचता है। तो यही रिसोर्सेज हैं इकॉनमी में। देखो वैसे रिसोर्सेज बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम इकनॉमी को सिंपल भाषा में समझने के लिए क्या करेंगे, रिसोर्सेज जहाँ पर आएगा वहाँ पर हम लेकर चलेंगे पैसा, मनी, तो बहुत इजीली समझ में आता जाएगा। तो मनी किसी के लिए अनलिमिटेड नहीं है। किसी के पास 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ भी होंगे ना तो वो सोचेगा मेरे को और मिल जाए, कभी भी फुलफिल नहीं होती है डिमांड। तो वही है स्कैरसिटी, वहीं से शुरू होती है हमारी इकॉनमी। यस, तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या क्या होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। सिंपल सी भाषा है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जिसमें ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब होता है कि हम अपनी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं या अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से किस किस चीज़ों को कंज्यूम करके सेटिस्फाई कर सकते हैं। बेसिकली यही है इकोनॉमिक। यस, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम यही होती है कि ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है कि हम कैसे सिलेक्ट करें अपनी अनलिमिटेड वांट्स, जो हमारी अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है। मान लेते हैं हमारे पास 5000 रुपीज़ हैं, तो 5000 रुपीज़ में हम या तो कपड़े ले लें या बुक्स ले लें या मूवी देखने चले जाएं या कहीं आउटिंग पे चले जाएं या डिनर पे चले जाएं। तो उन 5000 रुपीज़ में से हमारी अनलिमिटेड वांट्स है, तो कौन सी वांट सबसे पहले हमें अपनी सेटिस्फाई करनी है आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज आर 5000 रुपीज़। मैंने क्या बताया, रिसोर्सेज की जब भी बात होगी तो ईजी समझने के लिए हम इकॉनमी में लेके चलते हैं पैसे। तो वो 5000 रुपये लिमिटेड है ना, ऐसा तो है नहीं वो अनलिमिटेड पास है आप उड़ाते जाओ और उड़ाते जाओ। तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस, यानी उन 5000 रुपये को हम बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसा भी मैंने पिछले एग्जांपल दे दिया है, या तो आप उससे आप डिनर करने जा सकते हैं, या बुक्स ले सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं, शूज़ ले सकते हैं, वॉच ले सकते हैं। इट्स ऑल योर चॉइस कि आपको कहाँ पर वो पैसे खर्चने हैं। तो यही है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि क्या सिलेक्ट करें, क्या खर्चना है और कैसे हमारी जो ये अनलिमिटेड वांट्स हैं वो कैसे सेटिस्फाई होंगी। बात आ जाती है रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है, ये हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी में वो आती कहाँ से? सबसे पहले है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। सबसे पहले तो यही रीज़न है। अगर भाई रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाएँ तो फिर प्रॉब्लम आएगी नहीं। सेकंड थिंग इज़ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट। जो ह्यूमन वांट्स है वो भी अनलिमिटेड है भाई। जैसे कि मैंने बताया, एक वांट पूरी होती है, हम बोलते हैं भाई दूसरी भी मिल जाए, तीसरी भी मिल जाए, चौथी मिल जाए। वांट्स तो कभी ख़त्म होती ही नहीं है। तो मेन रीज़न ये भी है इकोनॉमिक प्रॉब्लम आने का, या प्रॉब्लम बोल दो या मीन्स बोल दो, इसकी वजह से ही हमारी इकोनॉमी चलती भी है। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है हमारी इकॉनमी में कि जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती। एंड लास्ट रीज़न इज़ ऑल्टरनेट यूजेस। ऑल्टरनेट यूजेस का मतलब होता है जो वो 5000 रुपीज़ थे उनको हम कहाँ कहाँ खर्च करने वाले हैं, और उसके बहुत सारे यूज़ हैं। उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होगी आपके लिए, आप उसी पे खर्च करोगे, वो सिलेक्ट करना ही एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले अब बात आ जाती है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है? इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है पूरा का पूरा। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है विच स्टडीज़ अ वे ऑफ सोसाइटी चूजेस टू यूज़ इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। जो ये बताती है कि कोई भी समाज अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करने वाला है, या कोई भी सोसाइटी जो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, चाहे वो सोसाइटी हो चाहे वो आदमी हो, वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करने वाला है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, एंड टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कि अपने जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनके बीच में वो गुड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, कैसे गुड्स बनाने वाला है, कैपिटल गुड्स बनाने वाला है, कंज्यूमर गुड्स बनाने वाला है। इसी की स्टडी को हम बेसिकली इकोनॉमिक्स बोल देते हैं। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। यस, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस। बेसिकली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बात करती है रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स पे, कि एक्चुअल में इकोनॉमिक्स में क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या हैं। वो होती है
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बात करती है आइडियल सिचुएशन के बारे में। तो हम इन दोनों को समझेंगे डिफरेंस की हेल्प से। मैं दोनों का डिफरेंस करूँगा बेसिस के साथ, और वन बाय वन पॉइंट्स हम समझते जाएंगे और आपको क्लियर हो जाएगा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मीनिंग अगर देखें तो इट डील्स विद व्हाट इज़ और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड, कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं और ये एक्चुअली में सॉल्व कैसे की जाती हैं, एक्चुअल में कैसे सॉल्व की जाती हैं। एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इट डील्स विद व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, और हाउ द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, और इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी चाहिए। आइडियल सिचुएशन की बात हो गई। वेरिफिकेशन, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं बिकॉज ये एक फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करता है, एक्चुअल डाटा पे बात करता है, और इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। पर्पस क्या है, इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये रियल डिस्क्रिप्शन बताता है किसी इकोनॉमी का, और इट एम्स टू डिटरमाइन द डील्स, कि ये एक आइडियल सिचुएशन की बात करता है, ये डील्स के बारे में बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट्स, यस, तो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं सजेस्टिव। जैसा कि मैंने बताया पॉजिटिव इकोनॉमी बात करता है रियल फैक्ट्स एंड फिगर पे, तो ये सजेस्टिव नेचर का नहीं होता, ये कोई सजेशन नहीं देता, हम इसमें कुछ सजेशन, कोई इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं होता। ये बात करता है आइडियल सिचुएशन के बारे में, तो इसलिए इसमें क्या होता है, अलग अलग इंडिविजुअल्स का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, अलग अलग सजेशंस हो सकते हैं। वैल्यू जजमेंट्स, इसमें कोई वैल्यू जजमेंट्स की बात नहीं होती क्योंकि रियल फैक्ट फिगर्स की बात होती है, इसमें वैल्यू जजमेंट मिल सकती है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे बोलते हैं कि प्राइजेज इन इकनॉमी इज़ कॉन्स्टेंटली राइजिंग, भाई जो इकनॉमी में प्राइजेज है, या कह सकते हैं फ्यूल के जो प्राइजेज है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं, तो ये रियल बात है, ये तो फैक्ट्स फिगर की बात है, यस राइज कर रहे हैं। लेकिन अगर नॉर्मेटिव इकनॉमी की बात करें तो बात आ जाती है कि इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइजेस, कि इंडिया को स्टेप्स लेने चाहिए जो प्राइजेस बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये एक आइडियल सिचुएशन की बात हो गई कि ये होना चाहिए, इट शुड बी, तो ये हो गया आपका नॉर्मेटिव इकॉनमी। तो आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, और ये चैप्टर 1 के जितने टॉपिक्स आज हमने कवर किए ये सारे क्लियर हुए होंगे। अगली 2 या 3 वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू, बाय।